कि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ऑक्सफेम, OXFAM, ऑक्सफेम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है। जिस रिपोर्ट में कुछ चीजों को बताया गया है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि इंडिया के 142 ऐसे लोग हैं, 142 ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम ना डबल हो गई है कोविड-19 के पैंडेमिक में। मतलब कि 142 जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं ना इंडिया के, उनकी इनकम डबल हो गई है। ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि 142 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम डबल हो गई है इस महामारी में, कोविड-19 में। और कहा जाता है कि उन्होंने 53 लाख करोड़ वेल्थ को क्रिएट किया है इस महामारी के दौरान। बड़ी बात है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये कहता है कि 84% जो लोग हैं, वो तो मैंने सिर्फ 143 मोस्ट रिचेस्ट पीपल के बारे में बताया जिनकी इनकम डबल हो गई है इस पैंडेमिक के दौरान, और 53 लाख करोड़ रुपए उन्होंने बनाए हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये कहता है कि 84% लोग ऐसे हैं जिनका इनकम कम हुआ है, 84% मतलब अफेक्टेड हुए हैं। और ये भी डेटा बताता है, जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, वो डेटा इस बात की भी गवाही देता है कि वर्ल्ड में जितनी भी गरीबी हुई है ना, उससे मतलब जितने भी लोग गरीब हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें आधे से अधिक तो आपके अपने इंडिया में ही है। जाहिर सी बात है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि गरीब और अमीर के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं ना, ये बाई डिजाइन हुआ है, बाई डिजाइन बढ़ा है। मतलब कि सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसी है जिस वजह से जो पुअर हैं वो बहुत ज्यादा पुअर हो गए हैं, और जो अमीर हैं कुछ चंद लोग, वो और ज्यादा अमीर हो गए हैं। तो सरकार के पास एक ऑप्शन है कि वो अपनी पॉलिसी को चेंज करके, अपने डिजाइन को किसी तरीके से इम्प्रूव करके, और ये जो गरीबी है, ये जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम ओवरकम कर सकें। और इसके लिए बजट एक बहुत अच्छा साधन है। अब इन्होंने ये बोला है कि इनइक्वालिटी को कम कैसे किया जाए, तो इनइक्वालिटी को कम करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है। मतलब संवैधानिक ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं, ये है कि इनइक्वालिटी को कम करना चाहिए। और आप लोगों का ध्यान इंडियन पॉलिटी की तरफ ले जाना चाहता हूँ, आर्टिकल 38 और 39, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि इनइक्वालिटी को कम करना चाहिए। खास करके DPSP जब आप पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम कम कर सकते हैं इनइक्वालिटी को। इसमें स्पेसिफिकली आर्टिकल 38 सेक्शन 1 की बात करें तो वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करता है, और आर्टिकल 39 सेक्शन C की बात करें तो उसमें यह लिखा हुआ है कि वेल्थ का कंसंट्रेशन इस तरीके से होना चाहिए, या वेल्थ इस तरीके से जनरेट नहीं होना चाहिए कि कुछ चंद हाथों में ही वो कंसंट्रेट हो जाए। मतलब वेल्थ का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये आर्टिकल 38 सेक्शन 1 और 39 सेक्शन C इस बात की गवाही देता है। इसके साथ साथ इसमें एक और बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है राइटर ने। राइटर ये लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ दिन पहले एक स्पीच दे रहे थे। उस स्पीच में उन्होंने ये बताया कि आजादी के बाद 75 ईयर्स तक हम सबसे ज्यादा ध्यान अपने फंडामेंटल राइट्स पे दे रहे हैं। अपनी ड्यूटीज को हम कहीं ना कहीं दरकिनार करते जा रहे हैं। अपनी ड्यूटीज के लिए हम उतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और फंडामेंटल राइट्स के लिए हम बहुत ज्यादा मतलब ये कोशिश करते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स कैसे वायलेट हुआ। मतलब राइट्स पे हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, अपनी ड्यूटीज पे नहीं जोर दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया के पिछड़ने का यही एक रीजन है, इंडिया इसलिए वीक हो रहा है, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा अपने स्पीच में बोला है। इस पे राइटर ये लिखते हैं कि महामारी जब आई, ये पैंडेमिक आया, तो इंडिया एक ऐसा यूनिक कंट्री है, इंडिया एक ऐसा चुनिंदा देश है जहां पे हेल्थ में बजट इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज कर दिया गया। मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल हेल्थ पे बजट 10% डिक्रीज किया गया है। इसके साथ साथ वो और भी कुछ डेटा देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आते हैं ना, सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया और विडो पेंशन हो गया, इस तरीके की जो चीजें आती हैं, वो पहले 2020-21 में 2020 और 21 में 1.5% ऑफ GDP खर्च किया जाता था सोशल एक्सपेंडिचर। लेकिन 2021-22 का जो डेटा है वो ये कह रहा है कि 0.6% ही आप GDP का खर्च कर रहे हैं। कहां से बढ़ना चाहिए, लेकिन आपने उसको घटा दिया। और आप नॉर्मल सोच के देखिए कि 200-300 रुपए वृद्धा पेंशन मिलता है एक महीने में, उससे क्या ही होने वाला है। और ये बहुत दिन से इसको रिवाइज नहीं किया गया है, बहुत दिन से बढ़ाया नहीं गया है। मतलब कि 200-300 को बहुत दिन से बढ़ाया नहीं गया है। महंगाई तो बढ़ते ही जा रही है, तो उस हिसाब से
क्यों नहीं आपने बढ़ाया है? गवर्नमेंट इसका जवाब देती है, गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। राइटर उसका दूसरा आर्गुमेंट देते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, तो एक और डेटा राइटर ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है ना, उनका डीए 28% आपने बढ़ा दिया। उन्होंने खुद को 3% बोनस दे दिया, इसके लिए पैसे कहां से आ गए? आपको 200-300 रुपए बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है उनका डीए आपने 28% बढ़ा दिया, उनका जो बोनस है वो भी आपने 3% बढ़ा दिया। इसके साथ साथ राइटर ये भी लिखते हैं कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है या मनरेगा है, इसको भी लॉन्च करके गवर्नमेंट बहुत खुश नहीं है। गवर्नमेंट मनरेगा से तो कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि उसको कांग्रेस ने स्टार्ट किया। लेकिन राइटर ये बताते हैं कि ये जो महामारी थी उसमें यदि किसी को किसी ने बचाया है ना, तो इन्हीं दोनों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आप मनरेगा की यदि बात करते हैं, तो मनरेगा में जो माइग्रेट हुए थे, माइग्रेंट वर्कर, यहाँ से जब वापिस अपने घर गए थे, तो अपने घर का खर्चा उन्होंने मनरेगा में जॉब करते हुए चलाया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राहत का काम किया है मनरेगा में। और इसी तरीके से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की यदि हम बात करें, तो न जाने कितने करोड़ लोगों का पेट भरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस महामारी के दौरान। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जिन जिन चीजों से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खुश नहीं है, उसी चीजों ने यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। इसके साथ साथ एक शिकायत और है राइटर को कि इनिशियली इन्होंने मनरेगा का बढ़ाया तो था रेवेन्यू, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं बढ़ाया। उन्होंने इनिशियली बढ़ा दिया और उसके बाद बोला कि जरूरत पड़ेगी तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन फिर बाद में बढ़ाया नहीं गया। इससे राइटर को थोड़ी प्रॉब्लम है। ये गंभीर इशू और है, राइटर ये बताते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को रिवाइज नहीं किया गया है। जो डेटा है वो 2011 के सेंसस से ही आप यूज कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग फिर अभी बीपीएल के नीचे जा चुके हैं, तो इसको क्यों नहीं आप अपडेट करते रहते हैं? अभी कहा जा रहा है कि 12% ऐसे लोग हैं जिनको सच में चाहिए ये जो सोशल सिक्योरिटी का जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट उनको सच में चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया है, फ्रीज कर दिया है कि कोई नई एंट्री को हम नहीं ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो इससे राइटर को प्रॉब्लम है कि ये जो डेटा है वो 2011 का डेटा मत यूज कीजिए, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करने की जरूरत है। इसके साथ साथ एजुकेशन की यदि बात की जाए, तो कहते हैं कि देखो बच्चे तो भूल ही गए हैं पढ़ाई लिखाई क्या चीज होती है, फॉर्मल एजुकेशन को बिल्कुल भूल गए हैं, और कुछ बच्चे तो चाइल्ड लेबर में भी लग गए हैं। तो इस वजह से सरकार को एजुकेशन पे भी खर्च करना चाहिए, लेकिन उसका डेटा ये बताते हैं कि एजुकेशन में भी इन्होंने 6% की कटौती कर दी है। 6% जो बजट है एजुकेशन का वो कम कर दिया है, तो कहीं से जस्टिफाइड नहीं लगता है। तो लास्ट में यदि हम सजेस्टिव अप्रोच की बात करें, तो राइटर सजेस्टिव अप्रोच ये देते हैं कि देखो 1% जो अमीर लोग हैं ना, इस सजेस्टिव अप्रोच को ध्यान से समझिएगा। पूरे देश के इंडिया के जो 1% अमीर लोग हैं उनसे 2% वेल्थ टैक्स लिया जाए। 1% जो अमीर लोग हैं उनसे 2% वेल्थ टैक्स लिया जाए, और 33% इनहेरिटेंस टैक्स लिया जाए। जो उनको पैतृक संपत्ति मिलती है अपने, मतलब पिताजी से या दादाजी से जो भी उनको संपत्ति मिल रही है, उस पे 33% का टैक्स लगाया जाए। 1% जो रिचेस्ट पर्सन है उनकी बात की जा रही है, और 2% वेल्थ टैक्स लगाया जाए। और इससे राइटर ये बताती हैं, दोनों दोनों हैं लेडीज एंड जेंट्स, कि इससे आप 11 लाख करोड़ रुपए जनरेट कर सकते हो, और उस 11 लाख करोड़ रुपए से बहुत सारी सोशल स्कीम्स जनरेट की जा सकती है, जिससे हम लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। लेकिन राइटर ये भी बोलते हैं लास्ट में कि ऐसा प्रस्ताव आया था, सरकार ने माना नहीं, तो फिर किस तरीके से सरकार को मतलब इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।